आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह आज से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीमांचल में हिंदुओं की संख्या घट गई है, अब हिंदू एकजुट होंगे और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। गिरिराज कह रहे हैं तेजस्वी मुसलमानों को एकजुट कर रहे थे, हम हिंदुओं को एक साथ ला रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। आज से इनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो रही है, भागलपुर से यात्रा निकालेंगे। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, स्वाभाविक है कि यात्रा का उद्देश्य है पूछना हो जिन लोगों को जानना हो, वो बांग्लादेश में स्थिति को देख लें। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो जान लें, पाकिस्तान में हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमें पता नहीं चला, हमारी मंदिरें टूट गई, वहाँ जाके पूछे। यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो बहराइच में हिंदुओं को कत्लेआम किया गया उस व्यक्ति का, उसका उद्देश्य जानना है। यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो अभी दुर्गा पूजा में, दुर्गा के विसर्जन में, सीतामढ़ी में दुर्गा विसर्जन में लोगों ने पत्थरों को फेंका, इसलिए यात्रा जरूरी है। वहां जाके पूछें। यात्रा जानना हो तो पूछें, बिहार शरीफ में रामनवमी में पत्थर फेंका गया, यात्रा जानना हो तो ये पूछें। आपका जो यात्रा है, इसको लेके राजनीति बिहार से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर दंगा भड़काने की कोशिश गिरिराज करेंगे तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। मैं तो जान ही रहा हूं, वो मुसलमान को एकत्रित कर रहे हैं। हम तो हिंदुओं को दंगा ना हो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं कि आप एकत्रित रहें, संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो कोई आप पर दंगा नहीं करेगा, कोई आप पर वार नहीं करेगा। सर, जदयू से तो आपका अलायंस है, जदयू भी इस यात्रा का विरोध कर रही है। कहते हुए कि बिहार में तो वातावरण अच्छा है, इस तरह की यात्रा की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जदयू को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है? मैं ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के हिंदू भी इस यात्रा में शामिल हैं। नहीं, बांका जाकर के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं रद्द कर रहा हूं, तो वो लगता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस यात्रा के कारण ही रद्द किया कि हिंदू जाए गिरिराज जी के यात्रा में, मुसलमान जाए उनकी यात्रा में। आप जिन इलाकों में जा रहे हैं वह मुस्लिम बहुल इलाका है, विपक्ष के इस आरोप को कैसे देखते हो? कह रहे हैं कि हिंसा भड़क सकती है। आखिर हिंसा क्यों भड़केगी, मैं पूछना चाहता हूं। हम तो हिंसा भड़काने के लिए जा नहीं रहे, हम तो हिंदुओं को एकत्रित करने जा रहे हैं। बिहार सहित देश में हिंदू सुरक्षित नहीं आपके नजर में? पूरे देश की स्थिति में हम अपने को संगठित करने जा रहे हैं। संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए उनका संगठित रहना जरूरी है और इसीलिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए गिरिराज सिंह की ये यात्रा, जो वो कह रहे हैं कि इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीजेपी, उनकी अपनी पार्टी जो है, पहले इस यात्रा से किनारा कर चुकी है। अब बिहार में गिरिराज सिंह की यह यात्रा, जिस पर सियासी बवाल तेज है, इसी को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाए। दंगा कराने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। गिरिराज की यात्रा पर मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव सीधे नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। गिरिराज की कोई उपलब्धि नहीं है, यह भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है। निशाने पर गिरिराज सिंह को ले रहे हैं तेजस्वी यादव। सवाल नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव।
गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के, और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इससे उपलब्धि तो है नहीं, कपड़ा मंत्री हैं। बिहार के लोग तो ये नहीं जानते कि कपड़ा मंत्री है। टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात है तो बिहार में दिए नहीं हो, बिहार के लिए कुछ किए नहीं। कोई लड़ाई है क्या बिहार के विशेष पैकेज के लिए, बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे के लिए, या स्पेशल फ्लड के उसके लिए? आखिरी सवाल सर, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने, आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है? कहते हैं हिंदुओं को एकजुट करेंगे। मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं ना, मुख्यमंत्री जो है चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया? अगर गिरिराज सिंह जी अगर हरकत करेंगे, अगर कहीं दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। बिहार शांति को पसंद करता है, ये बुद्ध की धरती है, और यहाँ अगर अशांति अगर फैलाने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तेजस्वी यादव, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, जमुई। तो गिरिराज सिंह की ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा और इसको लेकर बिहार का सियासी पारा कैसे चढ़ा हुआ है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। मैं अब आपको भागलपुर लेकर चलूंगी। शशांक वहीं से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से, वो पूजा पाठ वाली तस्वीरें गिरिराज सिंह की हमने देखी यात्रा शुरू करने से पहले, किस तरीके से वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। यात्रा कब शुरू होगी, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं अभी शशांक? देखिए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बीजेपी का बहुत बड़ा दाव है, अपने वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है। भले गिरिराज कहें कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन तमाम बीजेपी के विधायक कार्यकर्ता उनके साथ हैं। भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो गई है, अभी वो बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हिंदू संगठन के तमाम नेता कार्यकर्ता उनके साथ हैं। यहाँ वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे हैं, यहाँ पर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद वह यहाँ से जिला स्कूल मैदान में जाएंगे, वहाँ पर एक बड़ी रैली होगी। देश के कोने कोने से साधु संत वहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। उस रैली के बाद जब जिला कंपाउंड में रैली होगी, उसके बाद ये भागलपुर के कोने कोने में जाएंगे, ये यात्रा पूरे कोने कोने में जाएगी। और गिरिराज का ये कहना है कि बटोगे इस हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि एकजुट रहो तभी सुरक्षित रह पाओगे। ये कह रहे हैं बार राजनीति नहीं, लेकिन देखिए बीजेपी के जो यहाँ के विधायक सब है, सब उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जदयू इस यात्रा का विरोध कर रही है, आरजेडी विरोध कर रही है। आरजेडी की तरफ से तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि माहौल खराब होगा, लेकिन गिरिराज का कहना है कि तेजस्वी मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे थे, मैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहा हूँ। बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं की क्या स्थिति है, उन पर अत्याचार हुआ। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों को मंडपों से उठा लिया जा रहा है। आज सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, हम लोगों को रूट बदलना, लेकिन बड़ा राजनीतिक दाव जो है वो बीजेपी की तरफ से खेला गया है। देखिए गिरिराज जो है यहाँ पे, अब यहाँ से बाहर की तरफ वो दिक्कत आ रही है कुछ, आपके आवाज भी नहीं साफ आ रही है, तस्वीरें भी साफ नहीं आ पा रही हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिराज सिंह शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की वहां भागलपुर में। मैं आगे बढ़ूंगी, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग करेगी आरोपियों की। आप जानते हैं कल 2 आरोपी इनकाउंटर में घायल हुए थे। बहराइच हिंसा में 5 आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की बहराइच हिंसा को लेकर बड़ी खबर यही कि आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी। कल इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 आरोपी जो हैं वो घायल हुए थे। ये उन्हीं 2 आरोपियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनकाउंटर वाली जगह से दोनों घायल आरोपियों को पुलिस सहारा देकर अपनी गाड़ी तक लेकर आती हुई। हम सीधे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी विवेक की, यहीं इनकाउंटर वाली जगह से विवेक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है जहां पर ये जो आला कत्ल है वो छुपाया गया था। सामने की जो तस्वीरें हैं, यहीं पर अपराधियों ने जो आला कत्ल है वो छिपाया था। और पुलिस जब 5 को गिरफ्तार करने के बाद उसमें से जो 2 मुख्य आरोपी थे, जिसमें सरफराज और तालीम,
इनको जब लेकर यहाँ असलहा बरामदगी के लिए आई तो इन्होंने यहीं से असलहा निकालने की बात कही। और इसी दौरान जब उन्होंने असलहा निकालते समय, चूँकि उन्होंने असलहा पहले से एक घटना को अंजाम देने के लिहाज से पहले से उसको लोड कर रखा था और डबल बैरल गन के साथ साथ एक और जो देसी कट्टा है वो भी यहाँ पर उन्होंने रख रखा था। और जब ये असलहा लेते समय, उठाते समय उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी और इसी दौरान पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग की, जिस दौरान सरफराज और तालीम के एक के बाएं पैर में और एक के दाएं पैर में गोली लग गई और इसके बाद दोनों कहीं ना कहीं घायल हुए। फिर उसके बाद पुलिस उनको इन्हीं रास्तों से नीचे उतार कर ले गई। आपको बताएं 13 तारीख की जो घटना है, जब मूर्ति विसर्जन को लेकर एक पक्ष जा रहा था, उस दौरान दूसरे ने डीजे बंद करने की बात कही और जब डीजे बंद करने के लिए एक पक्ष तैयार नहीं हुआ तो पत्थरबाजी हुई। इसी दौरान जो मूर्ति है वो खंडित हुई। फिर एक झंडा बदलने का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो कहीं ना कहीं देखने को मिला और फिर इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी। और तभी से ये बात कही जा रही थी कि जो अब्दुल हमीद हैं और उसका जो बेटा है उसने जो है गोली सरफराज को मारी थी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया कि कैसे जो है सरफराज ने और इनके जो परिवार के लोग हैं उसने कैसे रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। और एक गोली में ही, जब पहली गोली में दिखा कि वो किस तरीके से छत पर गिरा। हालांकि इसके बाद जो तमाम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बात बताई कि उसके बाद उनको अब घर की तरफ खींच करके ले जाया गया था। कुछ और भी गोलियां चली हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, जो जगह पर जहां पर कल पुलिस उनको असलहा बरामदगी के लिए ले आई थी, ये जो जगह है ये नेपाल के बेहद करीब है। लगभग 18 से 20 किलोमीटर जो रुपैडीहा बॉर्डर है वो यहाँ से पड़ता है। और इसके बगल की जो जगह अगर मैं बताऊं तो ये बगल में हांडा बसेहरी नहर है और इसी के पास में उन्होंने ये जो जगह है, जो यहाँ पर जो अपना असलहा है वो कहीं ना कहीं छुपाया हुआ था। और जो अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद का एक बेटे की शादी जो है वो नेपाल में हुई थी और पुलिस को, एसटीएफ को इस बात का शक था कि अब्दुल हमीद नेपाल भाग सकता है और तभी से जो रुपैडीहा बॉर्डर है वहाँ पर चौकसी जो है बढ़ा दी गई थी। ये 5 गिरफ्तारियां जो हैं कल पुलिस ने की और इसमें से 2 लोगों को जिन्होंने असलहा छुपाया था उनकी गिरफ्तारी के लिए जब उनको लेकर के आई तो वो जगह भी हमने दिखाई जहां पे उन्होंने असलहा छुपा रखा था और वहां से उन्होंने कैसे पुलिस पर फायर किया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं सतर्कता दिखाते हुए उनकी उस दौरान जो फायरिंग हुई दोनों तरफ से, पुलिस को किसी तरीके की फ़िलहाल यहाँ चोट नहीं आई है। और 2 जो आरोपी हैं सरफराज और तालीम, उनके एक के दाएं पैर में और एक के बाएं पैर में चोट है। दोनों इस वक्त जो बहराइच का जिला अस्पताल है वहाँ एडमिट है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और उसके बाद जब उनके ठीक होने के बाद उनको जेल ले जाया जाएगा। वहीं बाकी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल जारी है। और आइए अब आपको वो इनकाउंटर के बाद वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें देखिए किस तरीके से ये जो आरोपी हैं खुद ही अपनी गलती मानते हुए भी सुनाई पड़ रहे हैं। सुनिए जरा। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। विवेक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा, पुलिस इनकी कस्टडी की मांग करेगी। वो जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां इन दोनों को निशानदेही के लिए असला बरामद करने के लिए पुलिस लेकर आई थी, वहां से आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई। जरा ये बताइए कि आखिरकार इन 5 को गिरफ्तार पुलिस ने कल कहां से किया था? देखिए, जो पुलिस से जो जानकारी मिली है उसमें रुपैडीहा बॉर्डर के पास से ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। ये नेपाल भागने की फिराक में थे और यूपी पुलिस ने एसएसबी के माध्यम से जो पूरा नेपाल बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर चौकसी बढ़ा रखी थी और सर्वेलांस के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही थी। हालांकि इनके फ़ोन्स जो हैं वो बंद थे, लेकिन इनके लोगों को कहीं ना कहीं इनके जो तमाम रिश्तेदार थे उन पर भी नज़रें बनाई हुई थी और इसी दौरान उनकी जो गिरफ्तारी बॉर्डर के पास से पुलिस की तरफ से की गई है। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये
ये जो एक जहाँ से हमने अभी रिपोर्ट की उस जगह पर लगभग ये 20 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से जगह, उन्होंने वहाँ पर अपना जो असलहा था वो छुपाया था और पुलिस जब उनको असलहा लेने के लिए, असलहा बरामद करने के लिए उनको वहाँ ले गई, उस दौरान ही उन्होंने पुलिस पर फायर किया और उसके बाद और जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से, जिसमें एनकाउंटर में इनके घुटने के नीचे टांग पर गोली लगी है। अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आज जब पुलिस कोर्ट में इन्हें पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी तो क्या जानकारी मिल रही है, कितने दिन की कस्टडी और वो कौन से सवालों के जवाब होंगे जो पुलिस इस कस्टडी के दौरान इनसे लेना चाहेगी? विवेक। देखिए, उसमें जिन 5 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है उसमें 3 लोगों को तो पुलिस आज ही उनको कोर्ट में पेश करने जा रही है और उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड जो है वो पुलिस करेगी। पुलिस की तरफ से 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो मांगी जाएगी, क्योंकि पुलिस का जो तमाम सवाल हैं इससे जुड़े वो पूछने हैं, जिसमें कि क्यों उन्होंने, सबसे पहली बात तो यही कि क्यों उन्होंने उस पर हमला किया, क्यों उन्होंने उसको मारा, उसके बाद मारने के बाद किस तरीके से फरार हुए, 4 दिन वो कहाँ फरार रहे, कहाँ छुपे रहे, क्योंकि पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको शरण दी, किसने उनको छुपाने की कोशिश करी। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस उनसे जानने की कोशिश करेगी। वहीं जो 2 अन्य आरोपी हैं जो अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, वो जैसे ही ठीक होंगे उनको भी उसके बाद पुलिस जो है उनको भी कोर्ट में पेश करके और उनको जो है जेल ले जाने की कोशिश, उनको जब जेल भेजा जाएगा वहां तो फिलहाल जो 3 आरोपी हैं उन्हीं को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो 2 घायल हुए हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, इस वजह से उन्हें कोर्ट में आज नहीं पेश किया जाएगा। इस बीच देखिए, बहराइच हिंसा को लेकर मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिए। मृतक की पत्नी का कहना है पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सलमान खान को धमकी का मामला, और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट ये कि मुंबई के वर्ली थाने में इस धमकी को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सलमान खान को धमकी मामले में बड़ी खबर यह है कि मुंबई के वर्ली थाने में धमकी की एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल ट्रैफिक पुलिस को यह धमकी भरा मैसेज आया था। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया था। सलमान और लॉरेंस की दुश्मनी को खत्म कराने की बात इस धमकी में लिखी गई और दुश्मनी खत्म कराने की कीमत मांगी गई। दुश्मनी खत्म कराने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग, और वरना तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस धमकी भरे मैसेज की जांच में जुटी है। तो ट्रैफिक पुलिस को यह धमकी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान में मामला सुलझाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल। ये धमकी सलमान के लिए। तो लॉरेंस बिश्नोई से सलमान दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे। पैसे नहीं दिए तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। ये सलमान को जो फिर से धमकी दी गई, और ये मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया। इस बार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस जांच करने में जुटी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं सूरज से, अभी तक की जांच में पुलिस को क्या हासिल हुआ है, क्या समझ पा रही है पुलिस इस पूरे मामले को? देखिए, ये पूरा मामला बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। मुंबई पुलिस का जो ट्रैफिक डिवीज़न है उसके पास एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे लोग अपने ग्रीवेंस भेजते हैं। कहीं पर ट्रैफिक हो तो उसकी फ़ोटो निकाल कर भेजते हैं, जिसके बाद उस पर ट्रैफिक पुलिस एक्शन लेती है। ऐसे ही जब व्हाट्सएप चैट्स को स्क्रॉल किया जा रहा था तो पुलिस को एक ऐसा चैट दिखाई दिया जिसे देखने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। उस चैट में ऐसा दावा किया था मैसेज करने वाले ने कि सलमान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में वो सुलह करा देगा, और अगर उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए वो नहीं देते हैं तो बाबा सिद्दीकी से बुरा हाल किया जाएगा। इस मैसेज को बहुत ही गंभीरता से लेने के बाद पुलिस ने अननोन आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि आखिर जो नंबर है वो नंबर किसका है। फिलहाल पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो नंबर किसका है और किस लोकेशन से उस नंबर का इस्तेमाल कर
ये मैसेज किया गया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम अभी आरोपी को पकड़ना चाहते हैं, अगर ये चीज़ डिस्क्लोज हुई तो कहीं भाग सकता है। लेकिन पुलिस को ये भी शक है कि हम ये भी चेक करें कि कहीं पर जो नंबर है, जिस नंबर का इस्तेमाल कर मैसेज किया गया है, वो वर्चुअल नंबर तो नहीं है, या फिर वर्चुअल नंबर होने के साथ साथ वीएनपी का इस्तेमाल तो वीपीएन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। तो तमाम चीज़ों की जांच फिलहाल मुंबई पुलिस कर रही है। पुलिस ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है, चूंकि आप देख रहे हैं कि कल सुक्खा को अरेस्ट किया था, कई सारे खुलासे हुए थे, उसके बाद से मुंबई पुलिस सलमान खान को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहती है। बिल्कुल, और इसीलिए ये धमकी जो मिली है सलमान खान को, उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। धमकी के बाद सलमान खान के घर पर जो सुरक्षा है वो भी और बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर सलमान खान रहते हैं, वहां सुरक्षा बाहर अलर्ट पर। सलमान के फार्म हाउस पर भी सुरक्षा का पहरा कड़ा। पनवेल में फार्म हाउस सलमान खान का, उसकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। तो सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर सलमान खान रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं वहीं पर, उनके परिवार के अन्य सदस्य वहां पर रहते हैं, और साथ ही साथ जो फार्म हाउस है सलमान खान के, वहां पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से संवाददाता कृष्णा ठाकुर की एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। मुंबई पुलिस एक और जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की जांच में जुटी है। इस मामले में लगातार नए रोज खुलासे हो रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक और धमकी मिली है। धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर दी गई है, जिसमें धमकी देने वाले शख्स ने यह कहा है कि वो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो दुश्मनी चल रही है उसको ख़त्म कर देगा, और उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए मैसेज करने वाले व्यक्ति की तरफ से कुल 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। जो मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है, उसमें भी मैसेज करने वाले व्यक्ति ने ये कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद ही करीबी है, और ये कहते हुए उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है, और ये कहा गया है कि वो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो दुश्मनी चल रही है उसको खत्म करा देगा। और भाई बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब एसआरए विवाद जो है उसकी भी जांच शुरू कर दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और हत्या की वजह क्या, अलग अलग एंगल से जो पुलिस जांच कर रही है, उसमें एक एंगल एसआरए विवाद, उसकी भी पुलिस ने जांच शुरू की है। बाबा सिद्दीकी की व्यापारिक दुश्मनी की भी जांच शुरू की गई। एसआरए को नोटिस दिया गया है। बांद्रा प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मांगी गई है। बाबा सिद्दीकी और जिशान कर रहे थे इस प्रोजेक्ट का विरोध। एसआरए प्रोजेक्ट के विरोध की जानकारी अब पुलिस जुटा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सूरज ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, मतलब सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई एंगल, सलमान खान से दोस्ती एंगल ही नहीं, बल्कि अन्य एंगल्स की भी पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में जांच कर रही है। एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर पुलिस का फोकस कहां पर है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए रुबाना, एसआरए एक ऐसा विषय है जिसका लगातार विरोध बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी कर रहे थे, और इसी सिलसिले में जिशान सिद्दीकी ने प्रोटेस्ट भी किया था, और उसके बाद जिशान सिद्दीकी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस पूरे मामले में कई लोगों ने सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट की वजह से ये खून हुआ हो सकता है। तमाम जो एंगल हैं उसे पुलिस एक्सप्लोर कर रही है, उसमें से ये भी एक एंगल है। इसी वजह से मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है उसने एसआरए दफ्तर को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की है। फॉर्मल रिक्वेस्ट कर बांद्रा ईस्ट का जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी दोनों विरोध कर रहे थे, उसकी पूरी जानकारी मांगी है कि आखिर उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या प्रोजेक्ट है, एसआरए के तहत क्या नियमों के तहत उसे बनाया जा रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी मांगी है, उसे स्टडी किया जाएगा। स्टडी करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि अगर फायदा इसको है या फिर जो भी कनेक्शन है वो तो स्टडी के बाद निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक डिटेल्स मांगी है ताकि बिल्कुल पुलिस जो है वो कोई भी पहलू जो है वो छोड़ना नहीं चाहती और हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि हत्या की वजह तक पुलिस पहुंच सके।